सर मैं कम इन? यस प्लीज कम। सर नमस्कार। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम सोनू है, सोनू परमार? जी सर। यस। आप चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, हम लोग मतलब सब वैक्सीनेटेड हैं और दूर भी हैं। सोनू अपने बारे में कुछ बताइए, इतना बताइए जिससे हम ये समझ सकें कि आप किन एरियाज पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और हम ज़्यादा उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आपकी पसंद के मुद्दे हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सोनू परमार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले की रहने वाली हूँ। शाजापुर की शुजालपुर तहसील से ही मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी? जी सर। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों से विवाहित हूँ, एक 7 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ। मुझे पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में और मांडना पेंटिंग में रुचि है सर मेरी। 10 साल से आप विवाहित हैं और आप सर्विस में 4 साल से हैं, यानी कि आपने विवाहित होने के बाद तैयारी की? जी फिर सर। आपका सिलेक्शन हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है पुलिस की जॉब में आपको? सर मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब ऐसा कहते हैं भारत में कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती है, ऐसा हमने खूब सुना है। और जितनी लड़कियां आती हैं आमतौर पर 90% उनमें से आईपीएस को प्रेफर भी नहीं करती हैं। जी सर। और आपका मैं डेफ देख रहा हूँ जिसमें आईपीएस नंबर 1 पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए कल्चरल शॉक जैसा है, एक झटके जैसा है। तो मुझे थोड़ा समझाइए कि क्या ये परसेप्शन गलत है कि महिलाओं को पुलिस में दिक्कत होती है, या आप में कुछ ऐसी खास बात है कि आप इससे प्रभावित नहीं हुई? सर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जो जॉब है उसके लिए जो जॉब करना चाहती है जो महिलाएं, उनके साथ साथ उनके परिवार की भी भूमिका रहती है। सर अगर परिवार या जो भी सोसाइटी है, अगर वो इस बात को समझे कि महिलाएं अगर पुलिस में जा रही हैं तो जो समाज का जो नज़रिया है वो बदलेगा। और सर महिलाएं अगर पुलिस में जाती हैं तो सोसाइटी में ज़्यादा सेफ्टी की मतलब लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है, महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित रहती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो नज़रिया समाज का है उसको बदलने की ज़रूरत है। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो एक महिला होने के नाते वहाँ काम नहीं कर सकती। उसमें जो भाग दौड़ है, कभी कभी हिंसा की ज़रूरत है, कभी कभी गोली चलानी पड़ती होगी सर, कभी बंदोबस्त करना पड़ता होगा, हज़ारों लोगों की भीड़ अगर सामने है, उस भीड़ को संभालना है, जिसमें एक रिस्क ये भी है कि वो आपकी डिग्निटी के खिलाफ कहीं कुछ ना हो जाए वहाँ पर। क्या ये सारी चिंताएं जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? सर ऐसी परिस्थितियों में एक पुरुष के साथ भी वो सारी चुनौतियाँ रहती हैं। चूँकि हमारा जो समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है और वो इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के पूर्वाग्रह है कि कोई गलत घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसकी डिग्निटी मतलब उसकी डिग्निटी कम हो। सर ये मुझे लगता है इस कारण से समस्या आती है, वरना सर चुनौतियाँ तो बराबर ही रहती हैं, जो भीड़-भाड़ से निपटने की हो या हिंसा हो, दोनों के लिए सर समान खतरे हैं सर। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी एक मोमेंट पर रियलाइज़ हुआ हो कि पुलिस की इस नौकरी में यदि आप पुरुष होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता? किसी एक खास मोमेंट पे ऐसा लगा हो? सर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कभी ऐसा हुआ कि वो गोली चलानी पड़ी हो? सर गोली चलाने के ऐसे मौके तो नहीं आए, ट्रेनिंग मौके में नहीं मिले नहीं या सर। नौबत नहीं आई? जी सर, नौबत। इससे लग रहा है कि आप चाह रही हैं कि मैं बंदूक लेके बैठी हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा चलाने का। सॉरी सर, मैं वही कहना चाह रही अभी तक नहीं ऐसी ज़रूरत जी पड़ी है सर। आपको? ठीक है। और आपके किसी मातहत अधिकारी को कभी ऐसा हुआ कि गोली चलानी पड़ी हो आपके निर्देश पर? सर नहीं। या टेलीफोनिक निर्देश पे आप कहीं और हैं, वो कहीं फील्ड में हैं, वहाँ चलानी पड़ी हो? सर अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति ज़रूरत नहीं नहीं हुई। पड़ी, क्योंकि जी आप सर। एक ऐसे राज्य में हैं जहाँ बहुत दिक्कत आमतौर पे है भी नहीं लॉ एंड सर। ऑर्डर की, शायद ये भी कारण है। जी। लेकिन जब आप आईपीएस बन जाएंगी और मान लीजिए आप किसी ऐसे राज्य में चली जाएं जहाँ दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं सर। या आतंकवाद है, उग्रवाद है, जहाँ ऐसी नौबत ज़्यादा आएगी, जी सर। उसको हैंडल कर लेंगी? भरोसा है आपको? जी सर, पूरा भरोसा। और आपका परिवार आपके प्रति किसी सर्विस में है या वहीं स्थानीय कुछ काम करते हैं? सर सर्विस में है। किस सर्विस में? सर मध्य प्रदेश में ही स्टेट सर। गवर्नमेंट के सर्विस में है? नहीं सर, ग्राम पंचायत से सचिव जो होते हैं, अच्छा, सेक्रेटरी। ठीक है। जी सर। और मान लीजिए काडर आपका कुछ और मिल गया आईपीएस बनने के बाद, फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? सर अभी भी हम लोग एक ज़िले में नहीं है, दूर ही हैं, तो अभी तक सर मैनेज हो गया है, आगे भी। तो जहाँ जिला अलग वहाँ राज्य अलग, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात है। ये बताएं
कि पुलिस में, देखिए पुलिस की वजह से समाज में क्या दिक्कतें हैं वो तो हर जगह सुनने को मिलता है कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, करप्ट है, हिंसक है, आदि आदि आदि। लेकिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया था कि पुलिस के लगभग 50 से 60% लोग मनोरोग की स्थिति में हैं, मानसिक रोग की स्थिति में हैं। जी सर। क्या कभी इस चीज़ को रियलाइज आपने किया, और यदि किया तो आपने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या उपाय किए, और ऐसा क्यों है कि वो मनोरोगी की हालत में रहते हैं? सर पुलिस बल की कमी है सर। मध्य प्रदेश में ही लगभग 15% पद खाली हैं। सर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण सर जो आप कह रहे हैं डिप्रेशन और इस तरह के जो मनोरोग हैं, ये सर पुलिस में बढ़ रहे हैं। कई बार आत्महत्या तक की घटनाएं हम लोग देखते हैं। और सर इसमें सर मेरा ये प्रयास रहता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरी जो टीम है सर, मैं उनके साथ एक ऐसा वातावरण बनाकर रखती हूँ कि वो अपनी समस्याएं भी मुझसे बता सके, ताकि जो एक टीम वर्क हो सकता है और जिसकी जो समस्या है उसका हल हो सके, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके जब उसकी समस्या समाधान हो जाए। तो इसका कितने प्रयास थाने रहता आपके है। अंडर हैं अभी? सर मैं मध्य प्रदेश में सर उज्जैन में महिला सुरक्षा शाखा प्रभारी हूँ। अच्छा। और वहाँ महिला थाना मेरे अंडर में है सर। ठीक है, महिला थाना ही आपके अंडर है, फिर तो चीज़ें काफ़ी अलग होंगी। आईपीसी के कौन से सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपके? सर अभी वर्तमान में सर 376 और 498 भी खूब आता होगा। 498 376 और कौन सा बोला आपने? 354 354 और 498 और? जी सर। और सर पॉक्सो के जो मामले रहते हैं जिले भर के, वो भी सब हमारी आपके शाखा पास ही से आते हैं? जी सर मॉनिटरिंग होती है। 376 को लेकर जो एक बात चलती है बार बार, मैरिटल रेप वाली, सर उस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या भारतीय समाज को अब ये मान लेना चाहिए कि पति भी पत्नी का बलात्कार कर सकता है, और क्या इसके लिए हमें वो जो एक्सेप्शन है सेक्शन 376 में या 375 में उसको हटा देना चाहिए? सर ये सही है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पति के द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जाता है। लेकिन सर जो सेक्शन 376 में जो पैरा है, अगर उसे हटाया जाएगा तो सर उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो सर उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे उस बात को, और उसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा, ये इसकी ज़्यादा संभावना है। तो सर बहुत उसके इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के सिर्फ 35 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी ये व्यवस्था है। सर बाकी लगभग सभी देशों ने मैरिटल रेप को क्राइम मान लिया है, और अधिकांश देशों ने उस एक्सेप्शन को हटा दिया है। जी सर। यूरोप के अधिकांश देश हैं, उन सब में काम चल ही रहा है। तो हमारे यहाँ ही इतना तनाव क्यों है इस बात को लेकर? और जब वर्मा कमेटी जो बनी थी निर्भया केस के समय, तो वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस में ये रिकमेंडेशन भी थी कि इस एक्सेप्शन को भी हटा लिया जाए। उस एक्सेप्शन को हटाने का फैसला सरकार ने उस समय नहीं किया, बाकी सब उसकी रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है इस मामले में, लगभग फैसला हो भी गया है, रिजर्व है भी, कभी भी आने वाला है। इस बात का भी अंदेशा है कि वो शायद ये व्यवस्था दे दे कि इस एक्सेप्शन को खारिज कर दिया जाए। जी। क्या इससे बहुत चुनौतियां आने वाली हैं, और क्या वो चुनौतियां महिलाओं की सुरक्षा के लाभ की तुलना में ज़्यादा भारी पड़ने वाली हैं? सर महिलाओं की सुरक्षा के लाभ की तुलना में वो चुनौतियां भारी तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन सर उनके लिए भी एक एसओपी होना चाहिए कि जिससे जो चुनौतियां आए उसमें दुरुपयोग नहीं हो। क्योंकि जो भी एक्यूज्ड होगा, जिस पे भी आरोप लगाए जाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए भी उसकी भी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उसको बचाएं। तो सर मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सर, उसमें दोनों के ही बराबरी की वो के अधिकार हैं। और अगर ऐसी एसओपी या ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें उसके दुरुपयोग की संभावना कम से कम हो। अगर आपको ही एसओपी बनाना हो, जी सर, अगर सुप्रीम कोर्ट एक सदस्यीय समिति नियुक्त करे आपके माध्यम से कि आपको ही रिकमेंडेशन देनी है, क्या सुझाव देंगे जिससे जो सचमुच पीड़ित महिलाएं हैं उनके समस्या का समाधान भी हो जाए और हम एक नई समस्या खड़ी भी ना कर दें? सर इसमें मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहली तो सर जागरूकता रहे महिलाओं में कि भाई ऐसा अगर होता है तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। सर दूसरा ये रहेगा
कि जो मैरिटल रेप की बात है, तो उसमें सर इमीडिएट जो मेडिकल जो चेकअप होता है, जो उसमें सर इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाए कि केवल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की बजाय उसमें अगर रेप हुआ है तो उसके जो और भी जो सिम्टम्स जो उसके इंजरीज हैं, उन सारी चीज़ों को मतलब महत्व दिया जाए। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ठीक। सोनू जी, आपने मंडला पेंटिंग की बात करी। मंडला पेंटिंग जो है वो एक सर्कल में बनाई जाती है। जी मैम। वो सर्कल किस चीज़ का प्रतीक होता है? मैम, मांडना पेंटिंग का। मांडना? जी। अच्छा, तो वो मंडला से कैसे अलग है? मंडला पेंटिंग के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश की ही पेंटिंग है ये, आपको नहीं पता? मैम, मंडला पेंटिंग मध्य प्रदेश की, मैम महाराष्ट्र की है ये। वर्ली, महाराष्ट्र की तो वर्ली जी, है जो उससे मिलती जुलती है ना? आपने नहीं सुना? अच्छा, मंडला एक जगह है मध्य प्रदेश में। जी सर, किस लिए मंडला प्रसिद्ध जिला है? है। किस लिए प्रसिद्ध है? याद नहीं कर, आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, ये पेंटिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की किसी महिला को अभी कुछ समय पहले पुरस्कार मिला है। जी। है। किस पेंटिंग के लिए मिला है? ये मांडना पेंटिंग में ही मिला है। मांडना? जी। अच्छा, ठीक है। भूरीबाई नाम है उनका। भूरीबाई नाम है। किस जनजाति से आती हैं वो? ये भील जनजाति। भील जनजाति से आती हैं, ठीक है। आपकी पोस्टिंग उज्जैन में है अभी। उज्जैन का क्या महत्व है मध्य प्रदेश के लिए? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। दूसरा, प्राचीन समय में जो विक्रमादित्य थे, उनकी राजधानी रही उज्जैनी। उनके नवरत्नों में से एक कालिदास उज्जैन में रहे। उसके बाद में कई राजाओं ने उज्जैन पर शासन किया। आधुनिक समय में सिंधियाओं की भी राजधानी उज्जैन रही। मध्य प्रदेश के टूरिज्म में क्या योगदान है उज्जैन का? किस संदर्भ में? टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ना, सबसे ज्यादा टूरिस्ट उज्जैन में ही आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कितना रेवेन्यू आता है मध्य प्रदेश का उज्जैन के टूरिज्म से? ये जानकारी नहीं है। अच्छा, उज्जैन, ओंकारेश्वर और जितने ज्योतिर्लिंग, ये 3 ज्योतिर्लिंग है ना, ओंकारेश्वर के साथ में दूसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकालेश्वर उज्जैन में है, ओंकारेश्वर में। हाँ, तो एक ट्रायंगल बनाने की बात हो रही है। जी। क्या है वो ट्रायंगल? सॉरी, आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि रीवा का जो व्हाइट टाइगर है जी, वो व्हाइट क्यों होता है? उसमें एक म्यूटेंट जीन रहता है, जो रंग बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, वो उसमें म्यूटेंट रहता है, मतलब अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो इसी कारण से उसका रंग सफ़ेद होता है। आपने कुकिंग ट्रेडिशनल डिशेस को अपनी हॉबी में लिखा है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन कौन कौन से हैं? एक तो मालवा में दाल बाफला फेमस है। उसके अलावा इंदौर का पोहा प्रसिद्ध है। भुट्टे का कीस वहाँ की स्पेशलिटी है, और मावा बाटी। जो आपने बताया ना दाल बाफला, वो दाल बाटी से कैसे अलग है? बाटी के लिए जो डो लगाते हैं उसको सीधा हम बेक करते हैं, या तो कंडे पर या ओवन में, और बाफला में उसको पहले बॉईल करते हैं, उसके बाद में उसको सेकते हैं। अच्छा, दोनों के डो में इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क नहीं? इंग्रेडिएंट्स में भी फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जो बाफला का डो लगता है उसमें मक्के का आटा मिलाते हैं थोड़ा, और थोड़ी उसमें दही, खाने वाला सोडा, इसको मिलाते हैं। थोड़ा उससे सॉफ्ट भी बनता है, थोड़ा फूला हुआ बनता है। अच्छा, और मावा बाटी जो होती है वो गुलाब जामुन से कैसे अलग होती है? गुलाब जामुन को हम जो चाशनी होती है उसी में डुबो करके रखते हैं, और मावा बाटी को एक बार जब वो रस पी लेती है तो उसको चाशनी से बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा कम मीठा लगता है उससे। थोड़ा सा कम मीठा लगता है। क्या रीज़न है ऐसा, इतना ये करने का क्या कारण हो सकता है, चाशनी से निकाल के रखने का? चाशनी से निकालने का रीज़न मतलब गुलाब जामुन, काला जाम और मावा बाटी, जी, सब तत्व सबके समान है जी, है ना? तो क्यों, आपको क्या लगता है कि मतलब मावा बाटी का टेस्ट भी गुलाब जामुन जैसा ही होता है? जी। कोई विशेष कारण था, चीनी कम थी क्या जिस वजह से उसको निकाल के रखा गया, या वहाँ की ट्रेडिशंस में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा किया गया? आपको कोई आइडिया है? सॉरी, आपको कोई आइडिया नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र का पोहा और मध्य प्रदेश का पोहा कैसे अलग है? महाराष्ट्र का जो पोहा बनता है उसमें शक्कर नहीं डालते। हाँ। और मध्य प्रदेश में जो पोहा बनाते हैं इंदौर या मालवा रीजन में, उसमें थोड़ी शक्कर डलती है। अच्छा, ठीक है। आपने जो साड़ी पहनी है, जी, कौन सी साड़ी है ये माहेश्वरी सिल्क कॉटन साड़ी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में और कौन कौन सी साड़ियाँ बनती हैं? मध्य प्रदेश में चंदेरी है, और बाग प्रिंट की साड़ियाँ जो कॉटन की साड़ियाँ हैं, एक
उज्जैन में भैरवगढ़ प्रिंट चलती है। ये बाघ प्रिंट क्या होता है? बाघ प्रिंट छपाई होती है इसमें पर्टिकुलर, और 2-3 रंगों का, ये जैसे सफ़ेद बेस पर लाल और काले रंग से डिज़ाइन बनी रहती है। इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं कुछ बाकी कलर से बाघ प्रिंटिंग में? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कलर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, या जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनको उपयोग। ठीक है, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था जन्म स्थान उनका, तानसेन का जन्म स्थान? मैम ग्वालियर है जी। ठीक है, आप श्योर हैं? जी मैम। अच्छा ठीक है, आपने, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपने एक बात करी थी कि समाज पितृसत्तात्मक है, ठीक है जी। तो हिंदी साहित्य, पूरे हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए कोई 2-3 पंक्तियां आपके सामने आई हों या कोई वक्तव्य आपके सामने आए हों जहां पर आपको ये लगा हो कि पितृसत्तात्मक समाज की बात की जा रही है, आप बता सकती हैं? एक कविता मुझे पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें जैसे उसमें ये लाइन थी कि गिरकर कहीं के नहीं रह जाते नाखून, औरतें और बाल। ये पंक्तियां सुनकर सिहर जाती थी हम सब लड़कियां। मतलब इस तरह का कोई संस्कृत टीचर उच्चारण करते थे किसी श्लोक का, तो उसके संदर्भ में जो कविता लिखी है। किसने लिखी है, आप बता सकती हैं? आपको इसका आइडिया नहीं है? ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम सुना है आपने? सॉरी नहीं सुना। ठीक, धन्यवाद। सोनू, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर कोई महिला है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो कंप्लेन नहीं करना चाहती, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? मैम, अगर वो कंप्लेन नहीं करना चाहती तो उसको हम परिवार परामर्श में उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, उसके फैमिली की भी काउंसलिंग करवाते हैं, हस्बैंड की, और अगर अदर मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनकी काउंसलिंग होती है। 2-3 सेशन उनके करवाते हैं, मैं खुद भी बात करती हूँ। वो ये स्टेप। लेकिन वो बातें नहीं करना चाहते क्योंकि वो, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं पे बताएगी या किसी भी तरीके से पुलिस इन्वॉल्व होगी तो हिंसा और बढ़ सकती है। मैं उससे बात करूँगी, पहले तो उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस करूँगी कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और अगर वो उस चीज़ को बर्दाश्त करती रहेगी तो संभव है कि वो और बड़ी हिंसा में तब्दील हो जाए। इस बात के लिए कन्विंस करूँगी कि पहले तो वो काउंसलिंग के लिए माने, अगर फिर भी फैमिली में ये चीज़ें चलती रहती है तो वो उनके खिलाफ अपराध दर्ज करवाएं। आप पेंटिंग करती है, मंडला पेंटिंग? जी मैम। क्या सिग्निफिकेंस है इस हॉबी का? मैम, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि ये हमारे क्षेत्र में ट्रेडिशनली करते आए हैं पहले से, तो मुझे अच्छा लगता है त्यौहार पर, और अपनी कल्चर से जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो पेन से करती हैं या ट्रेडिशनल तरीके से आप बनाती हैं? मैम, दोनों तरह से ही करती हूँ। मैंने इसको कैनवास पर भी बनाया है, और नीचे ज़मीन पर इसको त्योहारों पर गोबर लीप करके, या जो लाल गेरू होती है उसको लीप के, सफ़ेद खड़िया के लिक्विड से इसको बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ज़ूलॉजी और बॉटनी भी आपने पढ़ा हुआ है अपने कॉलेज के समय में। दोनों में बताएं कि ज़ूलॉजी में हाइब्रिड से हम क्या समझते हैं और बॉटनी में हाइब्रिड से हम क्या समझते हैं? ज़ूलॉजी में हाइब्रिड से, ज़ूलॉजी में हाइब्रिड किस लेवल पर, मतलब हाइब्रिड स्पीशीज़ जो बन जाती हैं जी, जिसमें जो 2 प्रजाति ऐसी प्रजातियों में या जातियों में क्रॉस करवाते हैं जिसमें प्रजनन संभव हो, अगर उनसे संतान उत्पन्न होती है तो वो हाइब्रिड। एग्जाम्पल दें? जैसे मैम, जो गधा और घोड़ा, उसके क्रॉस से जो खच्चर बनते हैं। ठीक बात। उसी तरह बॉटनी में बताएं? बॉटनी में किसी भी प्लांट में जिसमें संभव है कि जिससे फल बने बाद में, उसमें जो हाइब्रिड से जो क्रॉस करवाने से जो भी फ्रूट हमें मिलता है वो उसका हाइब्रिड प्रोडक्ट रहेगा। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? मैम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक टमाटर और आलू बुखारा के क्रॉस से एक प्रजाति मैंने पढ़ी थी पहले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताएं कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भारत देश में क्या क्या चुनौतियां हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के लेवल पर मैडम, एक नक्सलवाद, आतंकवाद, दूसरा जो कम्युनल जो रियॉट्स या जो कम्युनल डिसहार्मनी। जी मैम, डिसहार्मनी। और अभी इतना ही।
इंटरनल सिक्योरिटी में तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है भारत। सॉरी मैम। अच्छा, ये बताएं कि इंटरनल सिक्योरिटी को देखने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल लेवल पर NIA, CBI, रॉ, और स्टेट लेवल पर जो राज्य पुलिस संगठन है उसके अलावा ATS, साइबर सेल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कौन कौन सी पुलिस फोर्सेज आती हैं? जैसे CAPF, CRPF आपने सुना होगा ना? जी मैम। क्या क्या काम करती हैं ये सारी फोर्सेस? मैम मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। CISF के बारे में आपने सुना होगा? जी मैम। क्या इनका मुख्य काम क्या रहता है? जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करती है। और CRPF? रिजर्व पुलिस फोर्स, आइडिया नहीं है। अच्छा, एक रैपिड पुलिस फोर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। जी। क्या कॉन्सेप्ट है ये? मैडम, जो एकदम कोई इमरजेंसी आ जाती है उसमें तुरंत एक्शन ले सके, उसके लिए रैपिड जो पुलिस फोर्स रहती है। किसके कमांड में होती है? सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस ऐसे बहुत सारे काम करती है जो उसके कोर काम से अलग होते हैं। जी। जैसे कौन कौन से ऐसे काम हैं? जैसे लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के अलावा अगर बिजली के खंभे अगर गिर जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाना। ठीक है। और कई बार जैसे मैडम कोरोना के समय भी जैसे कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति मिल जाता है या कोई महिला ऐसी जो भटक जाती है तो इनको भी हम उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि अगर आपके सबॉर्डिनेट्स, आपका IPS में चयन हो जाता है और आप ये महसूस करती हैं कि आपके सबॉर्डिनेट्स जाति के आधार पर बैठकर खाना खाते हैं, जी, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगी? इस स्थिति में मैं जो जिनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं है, सब अपनी मर्जी से अपनी अपनी जाति के साथ बैठ के खाना खाते हैं। मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि सभी लोग एक जगह बैठ करके खाना खाएं जहां मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। तो सत्ता की बात बार बार हुई, पैट्रियार्की, ये होती क्या है? अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर, जहां परिवार में या समाज में निर्णय लेने वाली जो अथॉरिटी होती है जब पुरुष के पास होगी तो उसे पितृसत्तात्मक समाज या परिवार कहेंगे। थोड़ा और इसको ब्रॉड करना चाहेंगे या सिर्फ निर्णय तक सीमित है? सर, निर्णय के साथ साथ सर अन्य क्षेत्र भी जैसे आर्थिक हुआ या राजनीतिक है, इनमें भी सर उन्हीं का प्रभुत्व रहता है पुरुषों का, तो वैसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज। आप कुकिंग करती हैं और पुलिस में हैं, मुझे कुकिंग और पुलिसिंग के बीच में 3 समानताएं बता सकती हैं? या कुकिंग करते हुए कुछ आपको रियलाइज हुआ और पुलिसिंग में आपने यूज कर लिया उस चीज को? सर, एक तो जो संसाधन हमारे पास हैं उसमें हम अच्छे से अच्छा कर सकें, जब कुकिंग में ये संभव है तो पुलिसिंग में भी हमें करना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया। और सर, दूसरा ये है कि कुकिंग करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जिन्हें मैं खिलाती हूँ उनके चेहरे पर स्माइल या एक संतुष्टि का भाव देखती हूँ, तो वैसा ही जब पुलिसिंग में किसी पीड़ित के साथ कोई घटना हो जाती है या उसकी जो मैं मदद करती हूँ तो उसके चेहरे पे भी वही संतुष्टि का भाव दिखता है। हिंदी साहित्य में कोई एक ऐसी कविता सुनाइए जो आप सुनाना चाहेंगी अपने पुलिस कर्मियों को, ताकि उनका मनोबल, आत्मविश्वास और व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़े। सर, ऐसी कविता मैं सोच नहीं पा रही हूँ। मुक्तिबोध की या निराला की कविता मैं सुनाना चाहूँगी। कोई पंक्ति ध्यान है आपको? सर, जो राम की शक्ति पूजा की है सर, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय। मतलब स्थिर राघवेंद्र इसमें पुलिस वाला हो गया प्रतीक के रूप में, उसको आप ये कहेंगे? हाँ सर, जो व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ के प्रति और जो कानूनी बाध्यताएं उनसे अगर वो जुड़ा हुआ है, लीगल काम करना अगर वो चाहता है, तो उसके साथ कितनी भी समस्याएं हैं वो उसे मतलब उनसे प्रभावित नहीं होना है और अपने काम को अच्छे तरह से करना है। इसके लिए सर इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। सर